यस, डिस्कशन ये चल रहा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो जो फिनोटाइपिक रेशियो था उससे हम कैलकुलेशन कर रहे थे और बताया था कि अगर सिंगल जीन हम कंसीडर कर रहे हैं, सिंगल जीन अगर कंसीडर करते हैं तो इसे मोनोहाइब्रिड कहा जाएगा और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो जो आया था वो कितने का आया था, 3:1 का। ठीक है, अब इसके बाद डबल जीन की हम बात करें अगर, तो इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं और यहां पर जो फिनोटाइपिक रेशियो निकल रहा था वो 9331 का था, है ना। लेकिन ये जो रेशियो है जो यहां पर आप देख रहे हैं 9331 का जो रेशियो है ये फिनोटाइपिक रेशियो था और इसमें हमने कैलकुलेशन किया था कि किसी एक प्रकार के फिनोटाइप का टोटल नंबर कितना होगा। तो ये इस पर डिपेंड कर रहा था कि जो जैसे एक मान लो कि एक पर्टिकुलर ये कंडीशन दी गई है, जैसे कल हमने कहा था कि अगर 2 फिनोटाइप दिए गए हैं तो फाइनल जो निकलेगा फिनोटाइप उसका जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो कितनी आएगी अगर 2 फिनोटाइप का एक्सपेक्टेशन हम करते हैं। तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस में इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करके निकाला जाता है, यही बताया था ना। और हमने कहा था कि उसमें म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में इस पर कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। यह डिस्कशन हम लोगों ने किया था, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाँ हाँ छूट गया है ये। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित कुछ कैलकुलेशंस आप घर जाकर के भी किए होंगे। हमने आपको वीडियो भेजा था, वीडियो लेक्चर स्टडी किया कि नहीं किया उसको घर पर, फैक्ट्स क्लियर हुए कि नहीं, या अभी भी कोई डाउट है उसमें, फैक्ट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, सबको मिल गया था ना वीडियो, वो तो हमने ग्रुप में डाल दिया था उसको, तो सभी लोग पा गए होंगे। इंडिपेंडेंट हमने मेंडल्स के तीनों रूल डिस्कस कर लिया है, कौन कौन से, कंप्लीट डोमिनेंस, सिंगल जीन इनहेरिटेंस, सेग्रीगेशन, सिंगल जीन इनहेरिटेंस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सारी चीज़ों की चर्चा कर लिया है। जितने क्वेश्चन आने चाहिए थे संभावित मैंने आपको सभी डिस्कशन कर लिया है। एक वो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है, हम लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे, राइट। फिलहाल हम मेंडलियन इनहेरिटेंस जो उसमें तीनों रूल थे इसकी चर्चा करने के बाद अब सीधे चल रहे हैं, इसको एक्चुअल में देखना चाहते हैं कि ये क्या है। मेंडल के समय में ना तो जीन का कॉन्सेप्ट था ना ही इसके व्हीकल का कॉन्सेप्ट था। व्हीकल ऑफ द जीन इज क्रोमोसोम, इसकी कोई आइडिया नहीं थी। लेकिन इसके बाद इसका जो इनके प्रिंसिपल्स थे इसको रीडिस्कवर किया किसने, 3 साइंटिस्ट थे, 3 अलग अलग कंट्री में थे और ईयर 1900 में। ठीक है, इसमें डिस्कशन हुआ, किस बात का डिस्कशन हुआ, 1865 में इसने रूल दिया था और 1900 में उसके नियम को रिसर्च करके ये पाया गया कि मेंडल ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सही है। साइंटिस्ट कौन कौन थे जी, टी सेमार्क थे, ह्यूगो डिब्रीज थे और कार्ल कोरेंस थे। ये 3 साइंटिस्ट थे, इनकी हिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जाएगी। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट किस चीज़ का आया कि जिसे हम फैक्टर कहते हैं, जिसे हम जीन कहते हैं, दरअसल में वो कहाँ पर स्थित है, तो इस फिजिकल स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहा गया। उस समय तक वाल्डियर ने क्रोमोसोम का टर्म दे दिया था, खोज दिया था। ठीक है, और क्रोमोसोम का रिलेशनशिप मेंडेलियन इनहेरिटेंस से इस फैक्ट को इस्टेब्लिश किया था साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सॉर्टेन एंड बोवेरी थे। सॉर्टेन एंड बोवेरी ये 2 साइंटिस्ट थे, इनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस का बेसिस क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। साइंटिस्ट के नाम थे सॉर्टेन एंड बोवेरी, ये थे, और थ्योरी का नाम था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, संजय जी। तो इस प्रकार से जो है ये सटन एंड बोवेरी का कॉन्सेप्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पर क्रोमोसोम को क्या माना गया है, बियरर ऑफ कैरेक्टर किसको माना गया, बियरर ऑफ कैरेक्टर
जीन, एक चीज। एंड द व्हीकल ऑफ कैरेक्टर, व्हीकल ऑफ जीन, इसे माना गया क्रोमोसोम को। और ये फैक्ट स्टैब्लिश किया गया क्या कि बोथ कौन कौन, द क्रोमोसोम्स एंड जीन फाउंड इन पेयर, आप दो स्ट्रक्चर यहां पर मानकर चलिए, कौन कौन सा, क्रोमोसोम और कौन सा, जीन। ये दोनों स्ट्रक्चर पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। लिखा, ये दोनों कैरेक्टर पेयर में पाए जाते हैं, कौन कौन से, क्रोमोसोम और जीन। अगर आपको एनसीईआरटी इंटरमीडिएट में पढ़ा हो, ध्यान होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा आपने, तो उसमें एक कॉलम दिया गया है, एक टेबल दी गई है, और उसमें बताया गया है कि ये जो स्ट्रक्चर्स पेयर में पाए जाते हैं, इनके बारे में कौन क्रोमोसोम है और कौन जीन, इसे पहचानिए। तो उसमें है ना, एक कंपैरिजन दिया है। अब उसमें कंपैरिजन में 3 पॉइंट में कंपैरिजन है। पहला पॉइंट का कंपैरिजन ये है कि बोथ फाउंड इन पेयर टुगेदर। तो अब आपको मालूम है कि अगर दोनों पेयर में हैं तो वो कौन है, ये है और ये है, ये दोनों पेयर में होते हैं, राइट। अब पेयर में अगर हैं तो ये क्रोमोसोम है, तो जीन्स भी तो पेयर में पाए जाते हैं। आप देखेंगे अगर क्रोमोसोम पेयर में है तो एक पैटर्नल है और दूसरा कौन है, तो इसी प्रकार से हम जीन को कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी तो पेयर में होते हैं और ये भी पेयर में होते हैं। तो क्रोमोसोम्स आल्सो फाउंड इन पेयर एंड जीन्स आल्सो फाउंड इन पेयर, ठीक। अब दोनों का जो व्यवहार है वो पैरेलल टू ईच अदर है, यानी कि दोनों का जो बिहेवियर है, चाहे क्रोमोसोम और जीन, दोनों का बिहेवियर क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि चूंकि जीन्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, तो यहां पर क्रोमोसोम क्या हो गया, इट इज एक्टिंग जस्ट लाइक ए व्हीकल। सपोज दैट कि आप एक कार पर बैठ गए हैं, आपका एक साथी भी कार पर बैठा है, तो कार जहां जाएगी आपके दोनों साथी वहीं जाएंगे कि रास्ते में उतर जाएंगे, गेट नहीं खुलेगा। एक बार जब कार पे बैठ गए तो गंतव्य तक ले जाएगा, आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जहां जहां कार जाएगी वहां वहां आप दोनों लोग साथ साथ जाओगे। तो ऐसी कंडीशन में बिकॉज द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, जीन कहां पर स्थित है, वो क्रोमोसोम पर स्थित है। तो ऐसी कंडीशन में जहां जहां क्रोमोसोम जाएगा जीन उसके साथ जाएगा। बात समझ में आ गई। गैमीट फॉर्मेशन के समय ये जो पेयर्स होते हैं सेग्रीगेट करते हैं। तो ये बात एलील के लिए भी सही है और किसके लिए सही है, क्रोमोसोम के लिए भी सही है। इस बिहेवियर को हम कैसे समझेंगे, अब हम इस तरह से समझेंगे कि जैसे इस क्रोमोसोम को अब क्रोमैटिन वाइज अगर हम देखें, अगर हम इसको क्रोमैटिन की तरह बनाकर देखें, देखो इधर जीन है और इधर क्रोमोसोम पर बैठे हुए जीन है। ये है, ठीक है, दो जीन हैं, यहां पर टी है और कौन है, ये है। अब आप समझिए इस चीज को, मान लो कि यहां पर कैपिटल टी का लोकस ये है, दिस वन, तो यहां पर भी कौन है, कैपिटल टी है, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल क्या हैं, आइडेंटिकल डीएनए हैं। एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल हैं एंड दीज बियर द सेम काइंड ऑफ जीन एट द सेम लोकस। एक ही लोकस पर ये दोनों जीन बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसे देखेंगे, यहां पर क्या है, क्योंकि कंडीशन कैसी है, हेटेरोजाइगस, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसके लिए स्मॉल टी और इसके लिए यहां पर भी स्मॉल टी लिखेंगे। तो कह रहे हैं कि जीन्स फाउंड इन पेयर, तो एक जीन ये है। अब आप कहेंगे साहब यहां तो दो पेयर बन रहा है, जी नहीं, हमने यहां पर क्या लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप कहेंगे साहब यहां पर तो ऐसे दो पेयर बन रहे हैं, यानी कि 4 एलील लिखे गए हैं, नहीं,
कॉम्बिनेशन इनका और इनका देखा जाएगा। ये आपस में क्या है, यही तो एलील है ना, शुरू में बता चुके हैं। तो यहां पर ये क्रोमोसोम इसके साथ जोड़े में है, तो जीन भी तो दूसरे के साथ जोड़े में है कि नहीं? तो क्रोमोसोम भी पेयर में है और जीन्स भी पेयर में है। ये क्रोमोसोमल थ्योरी का पहला पॉइंट है। बात समझ में आ गई? पहला कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन क्या है? हाँ, एक जीन इसको भी बैठा लीजिए, किसको? आर को, सॉरी ये भी कैपिटल आर होगा, और यहां पर स्मॉल आर कर दो, ऐसे। बात समझ में आ गई? तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि एक जीन तो ये है और दूसरा जीन ये है। अब इन दोनों जीन को हम क्या कहेंगे? ये इंडिपेंडेंट पेयर हैं। किस मामले में इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं? कि ये दोनों अलग अलग जीन हैं, लेकिन चूंकि क्रोमोसोम पर एक ही पर बैठे हुए हैं, इसलिए आपस में क्या है? डिपेंडेंट है। नहीं समझे आप? जैसे ये क्रोमोसोम अगर कहीं उठकर जाएगा तो कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर भी तो जाएगा, तो आर यहां पर कैपिटल टी पर डिपेंडेंट है और कैपिटल टी किस पर डिपेंडेंट है? आर पर डिपेंडेंट है। लेकिन ये एक साथ हैं, परंतु ये दूसरे वाले से अगर देखें, किससे? इस कैपिटल टी और किस कैपिटल आर पर डिपेंडेंट है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेंट्रोमियर यहां से स्प्लिट करेगा, ये इधर चले गए, वो उधर चले गए, तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हुए कि नहीं हुए? एक जीन पेयर दूसरे जीन पेयर से क्या है? डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो एक ही क्रोमोसोम पर है तो, लेकिन अपने ही आइडेंटिकल जो क्रोमेटिड है उससे क्या है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो पहले तो ये यहां से डिवीजन होगा, जब मियोसिस 1 होगा तो डिवीजन कहां से होगा? ऐसे, एक सेल में मैटरनल क्रोमोसोम चला जाएगा, दूसरे सेल में पैटर्नल चला जाएगा, तो यहां पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे से सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। कब? गैमीट फॉर्मेशन के समय ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग होने पर अपने पर बैठे हुए जीन को लेकर भी अलग होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आगे चलकर लिंकेज कहा गया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी चीज यह है कि सेग्रीगेशन तो इन जीन्स का भी होता है। वो कैसे? आप कह रहे हैं ये दोनों आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है तो एक ही क्रोमोसोम पर, लेकिन अलग अलग क्रोमेटिड पर जब सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन यहां ध्यान रहे कि ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी से तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इससे तो डिपेंडेंट थोड़ी देर के लिए है, मान लेते हैं, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी कंडीशन में इंडिपेंडेंट पेयर एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहे हैं। ये बात समझ में आ गई ना सभी को? गैमीट फॉर्मेशन के समय, क्योंकि इसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये क्या है? मैटरनल। तो अगर हम 4 ना देखें, केवल 2 देखें, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। और ये इस क्रोमोसोम को देखें, अब जीन भूल जाइए, तो ये क्रोमोसोम इनसे अलग हो रहा है, तो अगर इनका सेग्रीगेशन हो रहा है तो इनका भी तो सेग्रीगेशन हो रहा है। ये बात समझ में आ गया ना? इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज द पैरेलल रिलेशनशिप बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। If the gene is sitting on the chromosome and chromosome is separating, means the gene is also separating from its counterpart. अब बात समझ में आ गई? तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये क्रोमोसोम भैया अलग हो रहा है तो ये इस जीन को लेकर अलग हो गया, तो ये वाला किससे अलग हो रहा है? इस वाले से अलग हो रहा है, क्योंकि अब क्रोमोसोम से अलग हो रहा है तो एलील से अलग हो रहा है। ये दोनों आपस में एलील तो है नहीं, ये और ये एलील है, तो एलीलिक सेग्रीगेशन यहां पर हो रहा है। बात समझ गए ना? कि जहां क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन हो रहा है वहीं पर एलीलिक सेग्रीगेशन हो रहा है, यानी कि जीन्स के पार्टनर अलग हो रहे हैं। यही बिहेवियर है क्रोमोसोमल थ्योरी में जो कंसीडर किया गया है, और यह सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। मेंडल के तीनों रूल को क्रोमोसोमल थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया। पूछिए सवाल। अभी भी हम फंसे हैं वहीं पर, यानी कि हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाए। देखिए फिर से ध्यान से सुनिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे इसेंशियल स्टेज है क्या करना? गैमेटोजेनेसिस, राइट? किसी भी बच्चे के निर्माण में एक क्रोमोसोम, एक सेट क्रोमोसोम पिता की तरफ से आता है, कौन लेकर आता है? स्पर्मेटोजोआ। और दूसरा सेट क्रोमोसोम का मदर की तरफ से आता है, कौन लेके आता है? ओवा। अब बात समझ में आ गई? अब हम यहां पर अगर जीन की, एलील की बात करते हैं, तो एलील इज द जीन कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन पेरेंट। उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें इसमें स्पर्म की, इस स्पर्म में कैपिटल टी है और इस एग में स्मॉल टी है, तो ये मदर साइड है, ये फादर साइड है, राइट? तो ये दोनों जब यहां पर आकर फ्यूज होंगे तो कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी का हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है? यही तो आपस में क्या है? यही एलील है।
अब हम डिफाइन कर लें, हम ये कहते हैं कि किसी भी जीन के कोई भी जीन जो कि एक पेरेंट से डोनेट होकर बच्चे में पहुंच रहा है वो एलील है। अब यहां पर जीन कौन है? टी। तो एक जीन तो पिता से प्राप्त हो गया इसको, तो एक एलील है ये, और दूसरा जीन इसको मदर से प्राप्त होकर जोड़ा बना लिया। तो अब यहां पर आप देखने को तो ये जीन है, दोनों जीन है, यहां पर दो जीन है। कोई भी जीन दो सेट में मौजूद है, एक सेट पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा सेट मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अकेले नहीं बल्कि अपने क्रोमोसोम के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस क्रोमोसोम पर यह जीन बैठा हुआ है। कह सकते हैं अल्टरनेट तो है ही है, ये अल्टरनेट तो है ही है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया करेक्टर के ट्रेट होते हैं। जैसे हमने कहा कि लंबाई, मटर के पौधे की लंबाई, लेंथ ऑफ द पी प्लांट, तो ये तो एक करेक्टर हुआ। अब ट्रेट कौन हुआ? डॉर्फ एंड टॉल। तो ये जो ट्रेट है इट विल बी डिसाइडेड बाय द एलील। इसको कौन डिसाइड करेगा? एलील डिसाइड करेगा। और करेक्टर कौन डिसाइड कर रहा है? जीन। अब आप कहेंगे साहब एलील जीन नहीं है क्या? बिल्कुल जीन है ये, लेकिन यह जीन केवल एक पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम जीन कहते हैं, जीनोटाइप जिसको कह रहे हैं, उसमें दो जीन हैं, दो एलील हैं। जब आप जीन को एलील से अलग समझेंगे तभी गलत पा रहे हैं आप। जीन स्वयं एलील है, लेकिन एक पेरेंट की तरफ से आने वाला, और दूसरा, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। अभी भी नहीं समझे तो आप इसको फिर से समझिए, एक बार गैमीट बनाकर फिर दिखा रहे हैं आपको। नहीं, आप बिल्कुल, जब तक कंफ्यूजन रहेगा फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि आगे अभी यही समझाने चल रहे हैं, वहीं कंफ्यूज रहोगे। फिर से सुनो, देखो हम गैमीट बनाने चल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, इसको मैं बहुत सरल ढंग से आपको बता रहा हूं। देखिए ये है रमेश कुमार, रमेश कुमार फादर बनने जा रहे हैं, और ये कौन है? मान लो गीता है। ये क्या है? ये मदर बनने जा रही हैं, ठीक। अब इनकी बॉडी में जो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल है और इनकी बॉडी में जो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल है, आप देखेंगे इनके पास क्रोमोसोम है। किसका फोन बज रहा है? बंद करिए उसको। ये देखिए, यहां ध्यान से देखिए इस चीज को, इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये रमेश है, रमेश के शरीर में यह जो है रमेश के पिता का है, क्रोमोसोम फ्रॉम फादर ऑफ, यह है क्रोमोसोम फ्रॉम फादर ऑफ रमेश। बात समझ में आ गई? और ये रमेश है, और रमेश के शरीर में ये क्रोमोसोम, चूंकि पैटर्नल बोल रहे हैं हम, तो ये रमेश के पिता का क्रोमोसोम है, राइट। और यह जो क्रोमोसोम है, दिस क्रोमोसोम, इट इज द क्रोमोसोम ऑफ मदर ऑफ रमेश। बात समझ में आई? चलिए अब यहां पर देखो, इस महिला को देखो, गीता में, इसके पास भी दो क्रोमोसोम होंगे, एक जोड़ा बनाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2, 1 पेयर से कम नहीं, राइट। ये है। अब भैया इसको हम कहेंगे क्या? कि क्रोमोसोम ऑफ, ध्यान से सुनिए इसको, आप इसके बाद आपको एलील पर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्रोमोसोम ऑफ मदर ऑफ, देखिए ध्यान से, मदर ऑफ गीता, गीता की मदर से इसको ये क्रोमोसोम प्राप्त हुआ है। और ये कौन है? इट इज द क्रोमोसोम ऑफ फादर ऑफ गीता। बात समझ में आ रही है? अब चलो, इन दोनों का विवाह हो गया, रमेश का और गीता का विवाह हो गया, राइट। और इनसे जो संतान बनेगी, तो संतान बनने के पहले क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो पहले कितनी सेल बनेगी? 2 सेल बनेगी। अब आपको मालूम है कि फादर वाला क्रोमोसोम इधर चला आएगा, मदर वाला क्रोमोसोम इधर चला आएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये है, ये है। पहले क्रोमोसोम इसमें कितने थे? 2, अब कितने हो गए? आधे। यहां पर प्लॉइडी कितनी थी? 2n, अब कितनी हो गई? n। ये कौन सा डिवीजन है? बोलो। मियोसिस फर्स्ट। ये कौन सा डिवीजन है? मियोसिस फर्स्ट। पहले इनका क्रोमोसोम बना लीजिए। क्या क्रोमोसोम बन गया अभी? है? क्रोमोसोम बन गया? नहीं बना। अब क्या बनेगा? अब क्रोमोसोम बनेगा। अब अगला डिवीजन फिर होगा, कौन सा डिवीजन होगा? ये है मियोसिस सेकंड। अब क्या होगा भाई?
इससे 2 बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अब आप देखेंगे यहां जो सेंट्रोमियर था बीच में, ये सेंट्रोमियर बीच से फटेगा, स्प्लिट करेगा, ये स्प्लिट करेगा। जब स्प्लिट करेगा तो इसमें ये वाला क्रोमोसोम क्रोमेटिड आ जाएगा और इसमें कौन आएगा? ये वाला। अब आप देखेंगे ये कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे। अब ये कौन है? ये स्पर्म है। इससे भी वही चीज होगी। ये वाला क्रोमोसोम इसमें आएगा, ये वाला क्रोमोसोम इसमें आएगा। बात समझ में आई? अब ये क्रोमोसोम है या क्रोमेटिड? क्रोमेटिड है, लेकिन ये स्वयं में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमेटिड। और ये कौन है? क्रोमोसोम विद डबल क्रोमेटिड। बात समझ में आई? अब यहां पर C देख लो कितना था, यहां पर C कितना था? 4C। क्यों? क्योंकि एक C, दूसरा C, तीसरा C, चौथा। कितने C थे? 4C। यहां कितने हो गए? 2C। अब यहां कितने हो गए? इतनी भी बात। अब C भी समझ में आ गया, प्लॉइडी भी समझ में आ गई, ये सारी बात आ गई ना। अब जरा देखिए कि ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रमेश को संतान पैदा होती है और रमेश को जो संतान पैदा हो रही है उसको पिता की तरफ से ये वाला मिल जाए, तो रमेश की संतान में किसका लक्षण जा रहा है? दादी का या दादा का? भाई ये जो क्रोमोसोम है ये ग्रैंडफादर के हैं ना, ये ग्रैंडफादर के हैं, है कि नहीं है? तो ग्रैंडफादर के अगर ये कैरेक्टर्स हैं तो इसमें ग्रैंडफादर हो गए, ये ग्रैंडमदर हो गई। तो ये जो क्रोमोसोम अगर रमेश को मिल गया, क्योंकि चार स्पर्म है भाई, अगर इस स्पर्म से अंडे का फर्टिलाइजेशन हो तो रमेश के बच्चे में रमेश का कौन सा क्रोमोसोम गया है? रमेश की मदर का। तो रमेश का बच्चा किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा? दादी का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ऐसे क्रोमोसोम ने फर्टिलाइजेशन कर दिया जो उसके ग्रैंडफादर का, इन दोनों में से कोई एक गया, तो रमेश के बच्चे में रमेश का किसका कैरेक्टर जाएगा? रमेश की मां का या रमेश के पिता का? यानी उस बच्चे को अपने दादा का कैरेक्टर मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। ये तो तब हुआ जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। अगर स्पर्म बनते समय, यहां से देखो, अगर स्पर्म बनते समय इन दोनों के बीच में क्रॉस ओवर हो गया तो इस क्रोमेटिड का कुछ हिस्सा इधर आ गया, इस वाले का कुछ हिस्सा इधर चला गया, तो जो यहां पर मिलेगा वो क्या होगा? वो मिक्स हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों में जो बीच वाले हैं, यहां बदला हुआ कैरेक्टर नजर आएगा कि नहीं आएगा? है, ये बदला हुआ कैरेक्टर नजर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसमें अगर आप देखें तो एक कुछ कैरेक्टर फादर का और कुछ कैरेक्टर, यानी कि अब ये जो गैमीट बना है वो प्योर नहीं रहा। अभी तक क्या था? अभी तक प्योर था, लेकिन जब हमने क्रॉसिंग ओवर एडमिट कर लिया कि इस वाले क्रोमेटिड का एक हिस्सा टूटकर इधर आ गया और इस वाले का टूटकर इधर चला गया, तो ये बीच वाले जो दोनों क्रोमेटिड हैं, ये और ये, इनकी और इनकी बात नहीं कर रहा हूं, इन दोनों की जिन्होंने अदला बदली कर लिया, तो ये प्योर रहे। तो 50% प्योरिटी घटी कि नहीं घटी? किसके कारण से? क्रॉसिंग ओवर से। तो गैमीट बनते समय अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो गैमीट प्योर नहीं रह जाएंगे, तो हम कह देंगे कि सेग्रीगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हम तो सेग्रीगेशन दिखा रहे हैं ना। सेग्रीगेशन माने क्रोमोसोम अलग हुए, तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में अलग हो गए, पैटर्नल और मैटरनल। फिर पैटर्नल क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो गए, तो सेग्रीगेशन है, इसी को कह रहे हैं। अगर ये पूरी तरह से अलग होते और हम शो न करते कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये गैमीट्स प्योर माने जाते। इतनी बात समझ में आ गई? आप चलो यहीं एलील समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? एलील। ठीक। हम केवल इस पर, चूंकि डायग्राम छोटा है तो इसमें एक ही जीन दिखा रहे हैं। मान लो कि कैपिटल टी का हिसाब है। क्या है? ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है। यहां क्या थे? कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब बात को समझो। कहने को तो ये जीन है, कितने एलील हैं यहां पर? 4। मानते किसको हैं? 2 को। क्यों? क्योंकि ये दूसरे उनके डुप्लीकेट है। तो जब हम टाइप की बात करेंगे तो 2 ही एलील तो हुए। अरे भाई कैपिटल टी, ये वाला कैपिटल टी यक्के तो है, तो इसको एक मानेंगे, और स्मॉल टी यक्के है, इसको भी एक मानेंगे। एक प्रकार का कैपिटल टी, दूसरे प्रकार का स्मॉल टी, ये आपस में एलील हैं। तो एलील यहां पर कौन है? ये वाले और ये वाले एलील हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों ये एलील हैं, लेकिन ये और ये एलील आपस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टर, नॉन सिस्टर और एक्सटर्नल क्रोमेटिड हैं। जो अंदर स्थित हैं वो सिस्टर, नॉन सिस्टर हैं और इंटरनल क्रोमेटिड हैं। कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड पर बैठे हुए जीन आपस में एलील नहीं होते, वो तो आइडेंटिकल हैं।
उनको एक ही माना जाना चाहिए। अब वहां से अपना ध्यान अगर हम हटाएंगे तो आप देखिए कि जब सेग्रीगेशन हुआ तो ये वाला क्रोमोसोम उठ के इधर आ गया, तो अपने हिस्से का जीन भी तो लेकर आया। तो जहां जहां क्रोमोसोम जाएगा कैपिटल टी, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ में होगा, और साया छोड़ते नहीं, सब साथ में चले गए। तू जहां जाएगा मैं साथ में हूं। इसीलिए मैंने कहा कि जीन एंड क्रोमोसोम्स आर वेरी पैरेलल इन देयर बिहेवियर। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो ये एलील कौन हुए, यहां समझिए एलील कौन है। निश्चित रूप से ये सभी जीन हैं, लेकिन अगर ये किसी एक पेरेंट की तरफ से इस बच्चे को प्राप्त होंगे तो वो एलील कहलाएंगे। वो स्वयं में तो जीन है, बेसिक नेचर उनका क्या है, वो जीन है, लेकिन एक पेरेंट से जो जीन बच्चे को कंट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या है, वो एलील है। अब यहां पर अगर आप देखें तो कितने एलील थे, 4। ये चारों आपकी निगाह के सामने हैं। वो कैसे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब देखिए ये सभी एलील हैं, लेकिन जब साथ में थे तो बाहर वाले आपस में क्या थे, एलील नहीं थे। ये दोनों एलील थे आपस में, जीन। अब आप देखेंगे अगर यह स्पर्म बच्चे का निर्माण करने जा रहा है तो इसको अपने पिता से कौन सा मिला है, ये वाला कैपिटल टी। तो कैपिटल टी आपस में क्या हो गया, अपने में एक ही एलील है, बट इट इज ऑल्सो द जीन कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम फादर साइड। अब फिर डेफिनेशन पे आओ कि जीन, एलील क्या है, एलील इज द जीन ऑफ which is the representative of one parent। अब इस बच्चे का निर्माण होने जा रहा तो जरा मदर साइड में भी यही कलाकारी कर लेते हैं। तो पहले मदर साइड में क्या करेंगे, जो यहां किया था वही यहां पर होगा। इसका पहले डिवीजन कराइए, क्या मिल जाएगा आपको, ये वाला क्रोमोसोम इधर आएगा, है कि नहीं, और ये वाला क्रोमोसोम इधर जाएगा। ऐसे देखिए, अब इनके पास चूंकि हम जो जीन कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज करो कि ये जो मदर है ये भी हेटेरोजाइगस है। कैसी है, हेटेरोजाइगस है। तो कैपिटल टी यहां पर है, मान लो इस क्रोमोसोम पर स्मॉल टी है, और इधर क्या है, कैपिटल टी है। सपोज दैट ये क्रोमोसोम किसका है, ये गीता के पिता का है, और ये गीता के माता का है। अब इनका फिर अंडा बनाओ। अब देखेंगे आप 1 2 3 और 4, ये 4 अंडे बन रहे हैं यहां पर। इस अंडे में कौन आया, ये देखिए, इस अंडे में कौन आया, क्या लिखेंगे यहां पर, स्मॉल टी। अब यहां पर क्या लिखेंगे, बात को समझिए, ये है कैपिटल टी। अब सोचो कि इनमें से एक अंडा रैंडमली ले लिया, और एक अंडा किसका ले लिया, एक स्पर्म किधर से ले लिया, रैंडमली किसी का भी चुनाव कर लो। चलो मान लेते हैं कि हम इनका कॉम्बिनेशन करा देते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये स्पर्म इस अंडे को फर्टिलाइज कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। अब आप देखिए यहां पर कैपिटल टी आ गया यहां से, और कौन आया, ये भी कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी भी है। अब आप देखेंगे क्रोमोसोम किसका मिला है ये, अब ये बच्चा है, बच्चे का नाम क्या रख दे, बोलो, है राजेश। ये संतान है राजेश, पैदा हुआ किससे, रमेश और गीता से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम क्या है, राजेश। इसके शरीर में क्रोमोसोम किसका किसका है, काउंट करिए। कौन सा क्रोमोसोम उठाया मैंने यहां से, ये वाला किसका है, दादी का। ये किसका है, दादी का। तो ये वाला क्रोमोसोम किसका है, ये दादी बैठी है यहां पर, और ये कौन बैठा है, नानी है। यानी इस बच्चे को अपने नानी और दादी का कैरेक्टर मिल गया। समझ में आया। तो ये वाला एलील कहां से आया, ये देखिए एलील है, ये भी एलील है, लेकिन दोनों मिलकर क्या है, जीन है। ये भी आपस में जीन है, अपने में जीन है, ये स्वयं में जीन है, लेकिन एलील क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक पेरेंट से प्राप्त हुआ है। इसको भी ये जीन है, परंतु ये एक पेरेंट से प्राप्त, इसको एलील और एलील दोनों साथ में, यही दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। अब इस बच्चे में किसका कैरेक्टर आएगा, बच्चा जब गांव में पैदा होता है और महिलाएं क्या गाती हैं, मंगल गीत, जिसको नाम होता है सोहर, तो क्या करती हैं बताइए, होरिलवा जन्म ले ले है, यही तो गाते हैं, जन्म ले ले है होरिलवा, होरिलवा कहती है ना महिलाएं गांव में। और जिसको करें नकिया तो बाबू जी पे गईली है, अखिया अपने नानी जी पे गईली है, और मोहवा तो बाबू जी पे गईले है। ऐसे बताते नहीं बताते। देखिए उन महिलाओं को जेनेटिक्स कितना पता है मेरे भाई, महिलाओं को जेनेटिक्स बहुत पता। कहते भैया देखो नाक अपने नाना पे गया है, उनको फिनोटाइप पता है, उनको इसका मतलब नहीं मालूम है कि क्या होता है, बट उनको ये मालूम है कि जेनेटिक्स है, ये कुछ तो है मामला। वो मेंडल से ज़्यादा ज्ञानी है महिलाएं जो गाना गाती हैं कि नकिया अपने बाबूजी पे गईले है और होठवा तो दादाजी पे गईले है, उनके नानी जी पे गईले है। तो अब देखो
अब इस बच्चे के लिए गाना गाएंगे तो क्या कहेंगे हैं? मान लो कि ये होंठ बनाने वाला जीन है, तो होठवा तो दादी जी पे गईले है, तो कहेंगे अब देखो इसके पास ये भी एक, दोनों डोमिनेंट हैं, तो अगर दोनों डोमिनेंट हैं तो नानी और दादी दोनों का मिक्स कैरेक्टर आ जाएगा। दोनों डोमिनेंट हैं, अगर ये कोडोमिनेंस हुआ तो बात समझो। तो इस प्रकार से बच्चा जो होता है एक असेंबल्ड फॉर्म में होता है। वो कैरेक्टर किसका रिप्रेजेंट करता है? अपने पिता और माता का? जी नहीं, वो अपने ददिहाल और ननिहाल का कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। इसलिए दादी और नानी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, उसका कारण यही है, क्योंकि उनकी बॉडी में उनका इमीडिएट जीन होता है। यस, उन्हें मालूम है। भाई प्रदीप कुमार जी, आपको अब एलील और जीन में कोई फर्क नजर आया कि नहीं आया? आया। जीन स्वयं एलील है, अगर एक पेरेंट से आया है, दूसरे पेरेंट से दूसरा जीन आएगा तो उसको भी एलील कह देंगे, और दो एलील मिलकर एक जीन बना देते हैं बॉडी में। ये है, यही जीनोटाइप है। हाँ बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो जीन है ये कंट्रास्ट करेक्टर को वो जो है वहाँ पर शो कर रहे हैं। ये उस करेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो उसको शो कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो चारों लोगों का करेक्टर आएगा, दादा का भी आएगा, नानी का भी आएगा, दादी का भी आएगा, मौसी का भी इन्वॉल्व हो जाएगा उसी में, बुआ का भी इन्वॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा? अरे पिताजी की बहन को भी तो वही क्रोमोसोम लगभग मिल रहा है, तो अपने बुआ से करेक्टर मैच करेगा नहीं करेगा बच्चे का? बच्चा किसका किसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? अपने पिता का, अपनी बुआ का, और किसका? अपने चाचा का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है कि नहीं? पिता का सगा भाई और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर सबका, अपने परिवार में ही तो ब्लड जाएगा ना उसका मेरे भाई। ये चीज़ है। हमारे ख्याल से जेनेटिक्स में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को इससे और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते। ये पैरेललिज्म है, इसी को पैरेललिज्म कहा गया है कि साहब जीन जो होता है वो क्रोमोसोम पर बैठा हुआ है, एंड क्रोमोसोम इज एक्टिंग एज ए व्हीकल ऑफ द जीन। वेयर एवर द क्रोमोसोम गो द जीन आल्सो गो साइड बाई साइड। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? यस या नो? आगे चलें, चर्चा करें। अब हमने कहा कि यहाँ पर अब दो चीज़ों को समझना है, एक समझना है लिंकेज और दूसरा क्या समझना है? क्रॉसिंग ओवर। सेग्रीगेशन तो मैंने समझा दिया आपको, सेग्रीगेशन हमने गैमीट में ही बता दिया कि किस प्रकार सेग्रीगेशन हो रहा है। आइए और अब बात करें लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वाज गिवन बाई, किसने दिया था? ड्रोसोफिला पर काम करके थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया था? T.H. मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को थोड़ा आगे बढ़ा करके एक और यहां पर कॉन्सेप्ट जनरेट कर दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक, जिस मटेरियल पर उसने स्टडी किया था, ध्यान से सुनिए संजय भाई, थॉमस हंट और मॉर्गन ने, थॉमस हंट एंड मॉर्गन ने क्या किया था? एक ही व्यक्ति था, थॉमस हंट मॉर्गन, T.H. मॉर्गन। इसने ड्रोसोफिला पर अध्ययन किया था। अब आपसे यहां पर सवाल यह पूछा जाएगा कि उसने ड्रोसोफिला का चुनाव क्यों किया था? यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और हमको समझना भी है। ड्रोसोफिला, दरअसल में इसको हम कॉमनली फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। इट्स फुल नेम इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, राइट। इसको फ्रूट फ्लाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्रूट लविंग होती है, तो फ्रूट की स्मेल जहां पर भी आती है ये वहीं पर मंडराने लगती है। इसकी बॉडी हल्का सा ग्रे कलर की होती है और रेड कलर की आईज होती हैं, बहुत शाइनी कलर होता है बॉडी का। आपको अक्सर दिखा होगा केले पर मंडराते हुए, अंगूर की दुकान पर मंडराते हुए ये मक्खियाँ दिखी होंगी। अगर नहीं तो घर में ले आओ केला, कल है ड्रोसोफिला देखना चाहते हो तो, और केला छीलकर उसका छिलका थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो कोने में, थोड़ी देर बाद ड्रोसोफिला भिनभिनाते हुए आ जाएगी। आपके आसपास यहीं कहीं होगी, बस जैसे रखोगे वहाँ आ जाएगी घूमते हुए। बॉडी कैसी होती है? शाइनी ग्रे कलर होती है, चमकती हुई, हरा नहीं कहेंगे, ग्रे कलर, और उस पर रेड कलर का की आई स्पॉट्स होते हैं, आईज होती हैं, तो देखने में ये उसकी पहचान है। पंख बढ़िया शाइनी होते हैं उसके। ठीक, ड्रोसोफिला एक बढ़िया स्टडी मटेरियल इसलिए साबित हुआ है क्योंकि ड्रोसोफिला का लाइफ स्पैन कम है, इसकी ब्रीडिंग साइकिल छोटी है, 2 सप्ताह में अपना सब पूरा कर लेता है ये। ठीक, और ये इजिली इसको कल्चर कर सकते हैं लैब में। अरे केला रखो ड्रोसोफिला आ गया, तो लैब में इसका कल्चर आसान है, इसका लाइफ स्पैन छोटा है, 2 सप्ताह में सब कुछ हो जाता है। तीसरी बात, इसमें कई करेक्टर्स होते हैं, उनके अल्टरनेटिव ट्रेड्स ढेर सारे हैं जिन्हें आप स्टडी कर सकते हैं। ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं और इनके तमाम ट्रेड्स होते हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसलिए ड्रोसोफिला वाज फाउंड मोस्ट सुटेबल आइटम फॉर जेनेटिक रिसर्च। इसी प्रकार से हम प्लांट्स की अगर बात करें तो न्यूरोस्पोरा इज नोन एज द ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बिकॉज द नेक्स्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट रिसर्च हैज बीन डन ऑन न्यूरोस्पोरा। हम न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स में टेट्राड एनालिसिस पर भी बात करेंगे, क्रॉसिंग ओवर के बाद टेट्राड एनालिसिस पढ़ेंगे, कोर्स में है, पूछा जाता है।
टेट्राड के आधार पर आपको लिंकेज मैप निकालना बताएंगे, मैप डिस्टेंस निकालना दिखाएंगे, क्रोमोसोमल ऑर्डर फिक्स करना बताएंगे कैसे होता है। अब जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, हम इस पर चर्चा फिलहाल कहाँ से शुरू कर रहे हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से, राइट। स्टडी मटेरियल कौन था, ड्रोसोफिला। काम किसने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है, ये सब मिटा दें, खींचो जो कुछ खींचे हुए। मजा आ रहा है कन्या है? जेनेटिक्स पढ़ा था साकेत में, और अब पढ़ते जाइए, देखिए एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिटा रहे हैं। आइटम कौन सा था, वो था ड्रोसोफिला। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थॉमस हंट मॉर्गन, ये साइंटिस्ट का नाम था। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो था इट वाज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, कॉमनली नोन एज फ्रूट फ्लाई। इसका कॉमन नेम क्या था, कॉमन नेम इज फ्रूट फ्लाई, क्योंकि ये फ्रूट लिविंग होता है। आइडियल जेनेटिक मटेरियल है। आइडियल मटेरियल है फॉर जेनेटिक रिसर्च, मटेरियल फॉर जेनेटिक रिसर्चेज। इट इज द आइडियल मटेरियल फॉर जेनेटिक रिसर्च। कौन, ड्रोसोफिला। क्यों, फीचर्स क्या हैं, लाइफ स्पैन कैसा है, शॉर्टर, कंप्लीट्स इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है। ब्रीडिंग साइकिल छोटी है। लार्ज नंबर ऑफ एग्स गिवन, अंडों की संख्या ज्यादा होती, कम समय में ज्यादा अंडे दे रही है। और क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑब्जर्वेबल। कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा संख्या में है जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इजली कल्चर्ड इन द लैबोरेटरी, लैबोरेटरी में इनका आसानी से कल्चर किया जा सकता है। लाइफ स्पैन शॉर्टर है, 2 वीक। लार्ज नंबर ऑफ एग्स गिवन, लार्जर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑब्जर्व्ड, इजली कल्चर्ड इन लैबोरेटरी। इन सारी खूबियों की वजह से ड्रोसोफिला एक आइडियल जेनेटिक रिसर्च मटेरियल है, और थॉमस हंट मॉर्गन ने इसी पर काम किया। निष्कर्ष क्या निकाला उसने 2 घटनाओं का अध्ययन किया। इनमें से एक घटना है कौन, लिंकेज, इसका अध्ययन किया, और दूसरी घटना कौन है, क्रॉसिंग ओवर। एक घटना लिंकेज है और दूसरी घटना कौन है, क्रॉसिंग ओवर। इन दोनों पर चर्चा हमें करना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर हमारे अगले लेक्चर में, ठीक, एक फुल लेक्चर लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पर होगा। इसमें हम क्या क्या चीजें अध्ययन करेंगे, लिंकेज क्या होता है ये जानेंगे, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये जानेंगे, लिंकेज मैप पर हम पढ़ाई करेंगे, लिंकेज मैप पर चर्चा करेंगे, मैप डिस्टेंस निकालेंगे, और क्या करेंगे, और हम जीन ऑर्डर
इसका भी अध्ययन करेंगे कि जीन किस ऑर्डर में व्यवस्थित है, इसका अध्ययन करेंगे। लिंकेज मैप निकालेंगे, मैप डिस्टेंस निकालेंगे, मैप डिस्टेंस और जीन ऑर्डर भी पढ़ेंगे। ठीक, 2 पॉइंट क्रॉसओवर, 3 पॉइंट क्रॉसओवर एंड टेट्राड एनालिसिस इन ड्रोसोफिला। हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार का क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रोमोसोम में जीन का ऑर्डर क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। ये थोड़ा एडवांस लेवल का ही पढ़ाएंगे, हम कम नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि इसका स्कोप आगे कॉम्पिटिशन्स में है। पीजीटी में तो बस जितना हम पढ़ा रहे हैं बहुत सुपरफिशियल ही पूछ लेंगे, वो बहुत गहराई से नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको थोड़ा हायर लर्निंग करनी है। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।